कैसा जे करूँ? मैं कर दूँगा कॉल। नहीं मैं दीपक सर सदमे में चले गए कि इंडिया का है हार गई। ऐसे बता रहा है सही में कल खाना नहीं खाएंगे। कौन बता अच्छा अंकल क्या मेरे बहन नंबर कोचिंग जाती है ना वो फिजिक्स केमिस्ट्री। देख खाना ही खा रहे हैं और वो 10 करोड़ खा के बैठ गए। वही ना पर कल का मैच जान के हराया गया है। खाने हराया गया है। जो परफॉर्म करेगा वो जीतेगा, सीधा बनता है ना। अरे कोई नहीं जाके सर इंडिया में नजर लगी है जब 9 फाइनल मैच जीतते आई है तो हो गया। और ऑस्ट्रेलिया क्या किया, ऑस्ट्रेलिया पहले नहीं जीत रही थी, मतलब अभी लगातार मैच हारती रही है, अब जीत हिंदी के चैप्टर बताओ। चल फीस लेंगे अभी की बात। उनके पास पता जीतने का घमंड आ गया था, उनके पास हारने की आग थी। वाह कौन दिया था? केक दे फ्रेंड श्वेता भी हिंदी की बस कर जा। कितना बात करेगा? मैं फोन काट के तुमको अगले फोन में गाली पड़ी। यार हेलो हैं? कारवा सर का तो लिया। सर फोन दे दो सर जरियान बोलेंगे कोचिंग पढ़ने का बाय सर फोन मांग रहे हैं। सर सर ने हाथ नहीं है। मैं पेपर 4 कहाँ तक हुआ था? अब मेरे पास में सुबह जाके अब अरे भी आप- उसको नहीं समझ में आ रहा वो भी सिर्फ इतने ही मिनट के लिए फिर कल अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविजन पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब नेक्स्ट आ जाओ पर्पस ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन बनाने का क्या पर्पस है या क्यों बनाया जाता है, ठीक है ना। पहला पर्पस, चलो बातें बारी 1 घंटा आप पढ़ो ध्यान। रिएक्ट में मैसेज सीन हो रहा है ना, कुछ जा रहा है रिएक्शन सबके में यही हो रहा है ना, किसी का मैसेज हो रहा है सीन है, किसी का मैसेज में जा रहा है रिप्लाई। इंस्टाग्राम पे मेरा फोन है। ये सर आप पढ़ाइए कल हिंदी का पेपर है वैसे। पर्पस हाँ ना क्या है व्याकरण पूरी आनी है, काव्य छंद अलंकार हिंदी ये साहित्य। सब रटे बैठे का ऐसा कुछ बताओ जो मैं लिख के आ सकूं। व्याकरण पढ़ना ना पड़े। व्याकरण पढ़ अभी 1 घंटा नीचे 15 मिनट बाकी है लिया ना, वहाँ नहीं पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है सर आप अरे दीवार से बात कर रहा था हाँ, और दूसरे ना बात कर रहा था। व्याकरण बस पढ़ के आ जाओ फिर पास करो। हिंदी ना पढ़ो। चलो ध्यान दो। हिंदी में आते कहाँ पर्पस का मतलब क्या होता है, जरूरत या उसी को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। कि प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव या व्हाट इज द पर्पस। तो पहला है टू नो द ट्रू नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो ये हर जगह पॉइंट आपको मिल रहा है कि हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, ये हम पता करना चाहते हैं। नहीं यार क्यों? पूरे साल में जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी हुई उस प्रॉफिट में हम आने वाले खर्चों के लिए, आने वाले अनसर्टेनिटी के लिए पैसा अलग कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोविजन। सेकेंड क्या, टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। फिर वही टॉपिक आया फाइनेंशियल पोजीशन। सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? ये आपको प्रोविजन रिजर्व दोनों लोग चले जाओ, प्रेम से बतिया लो। नंबर ही दे दो। अपन का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पर्पस थे कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, नेट प्रॉफिट पता करने के लिए। क्यों करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। तो वही पर्पस प्रोविजन का भी है कि अगर हम प्रोविजन बनाएंगे तो हमको एक्चुअल बिजनेस की पोजीशन मालूम रहेगी कि फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी को हम कवर अप कैसे करेंगे। टू सेटल द नोन लायबिलिटी एंड लॉसेज इन फ्यूचर। देखो फ्यूचर में जो बड़े लॉसेज हैं, लॉस एंड लायबिलिटी, ये 3 पर्पस आपको प्रोविजन के करने पड़ते हैं। पहला, हम एक्चुअल प्रॉफिट पता करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर रियलिटी होगी तो हम उसके हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्रोविजन में होता क्या है, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, अलग अलग प्रोविजन के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा अलग करके रख लेते हो, उसको बोलते हैं प्रोविजन। फिर है फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब हमारे पास पैसे की एक्चुअल कंडीशन आज की डेट में क्या है,
कितनी एसेट्स है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी लायबिलिटी है, ये पता चल जाएगी। लास्ट लॉस या फ्यूचर की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यानी फ्यूचर में कोई बड़ा लॉस आने वाला है या फ्यूचर में कोई बड़ी लायबिलिटी क्रिएट होने वाली है, उसके लिए अभी से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल अगर मैं अभी बोलूँ इसमें, जितने भी पेट्रोल पंप हैं, जो भी पेट्रोल पंप अभी चल रहे हैं, इन सबको अभी से अपने प्रॉफिट का एक बड़ा अमाउंट अलग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाले 5 साल के बाद पेट्रोल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा होंगे, तो चार्जिंग स्टेशन खोलने पड़ेंगे। तो उस समय जिसके पास फंड होगा वो नया चार्जिंग स्टेशन खोल देगा। पेट्रोल की डिमांड तेजी से डाउन आएगी, क्योंकि धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करेगी, पेट्रोल का इंपोर्ट कम करेगी और ये डिपेंडेंसी आएगी कि हमारे पास जितना होता है उसी में पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएगी ना फिर। हाँ, रीजन क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे जैसे बढ़ेगा कम, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो पूरा रिकॉर्ड है ना, हर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होता है। जब गवर्नमेंट देखेगी कि हमारा अभी आज अगर 100 गाड़ियां हैं तो उसमें से 98 अगर पेट्रोल से है और 2 अगर इलेक्ट्रिक है, जैसे जैसे ये रेशियो बढ़ता जाएगा कि मान लो हमारी अब 10 गाड़ियां ये हैं और 90 ये हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हमको जो पेट्रोल पहले चाहिए होता था फॉरेन से वो हम ना लेंगे, क्योंकि इंडिया क्या करता है, 85% पेट्रोल इंपोर्ट करता है और 15% उसके पास खुद है। हमारे इंडिया में ही पेट्रोल मिलता है, वहां से हम निकाल लेते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको घटाएगी। और जब ये होगा, ये जो है इस चीज की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा, तो पेट्रोल के प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। तब पेट्रोल पंप वालों को क्या जरूरत होगी कि जो पेट्रोल पंप है वहां पर वो चार्जिंग स्टेशन बनाए। तो उस समय आपको पैसा या तो लोन पे लोगे या कहीं दूसरी जगह से मार्केट से पैसा उठाओ। और अभी जो तुमको प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में से अगर थोड़ा थोड़ा पैसा अलग करके रखना चालू कर दो, तो अगले 5 साल में तुम्हारे पास एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा होगा। मान लो एक पेट्रोल पंप को 1 साल में 1 करोड़ का फायदा हो रहा है, वो 10-10 लाख रुपए अलग करता जाए, तो अगले 5-7 साल में उसके 50-60 लाख रुपए होगा। उस 50-60 लाख रुपए को लगा के उस पेट्रोल पंप पे वो एक पर्टिकुलर एरिया में चार्जिंग स्टेशन आराम से खोल सकता है। यही होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ। उनको मालूम है कि आने वाले टाइम पे हमको अपडेट करना पड़ेगा, तो वो क्या करती है, फ्यूचर में आने वाला लॉस या बड़ी लायबिलिटी को रिमूव करने के लिए वो प्रोविजन बनाती है। व्हाट वी आर स्टडीइंग, पर्पस, या इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। हम क्यों कर रहे हैं प्रोविजन करने का कारण क्या है, हमको एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाए, हम भ्रम में न रहे कि हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि आज हम जितना भी कमा रहे हैं, हमको ये भी तो सोचना कि हमारे खर्चे कौन से हैं, उन खर्चों को निकालने के बाद जो बचा वो एक्चुअल तुम्हारा प्रॉफिट है, क्योंकि तुमको मालूम है कि ये बड़ा खर्चा आने वाला है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमने जो प्रॉफिट कमाया उससे हमने क्या प्रॉपर्टी बनाई, क्या एसेट्स बनाए। जैसे मैं अगर अपने एनालिसिस करूं कि यार पिछले 20 साल से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ या 20 साल से कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ, तो घर क्यों नहीं बना पाया अभी तक। इट मीन्स कि वो चीज ये शो कर रही है, वो स्टेटमेंट ये शो कर रहा है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं, क्योंकि या तो आपने सही से प्रोविजन नहीं किया। अगर मैं हर साल 1 लाख रुपए अलग करता जाता चलो अपनी इनकम से, तो आज 20 लाख रुपए होते, और 20 लाख का ब्याज मिला जुला के सब 30-35 लाख रुपए होता, घर आ जाता। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। जब नहीं सोचा तो आज उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। ये होता है प्रोविजन का खेल। सर बैंक इंटरेस्ट देता है तुमको, जहां भी आप इन्वेस्ट करोगे बैंक कितना परसेंट इंटरेस्ट देती है? एफडी पे देता है 6%, 6 पॉइंट समथिंग। अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट। चलिए, ये तो हो गया प्रोविजन। अब प्रोविजन के टाइप क्या है, कितने प्रकार का प्रोविजन होता है। तो जिस यहाँ पे आपको देखो दो टाइप लिखे होंगे, आई थिंक एक ही लिखा है, अच्छा वो आगे होगा। पहला प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। ये क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो, बैड डेब्ट क्या होता है बताओ। वो पैसा वो पैसा जो डूब गया। और डाउटफुल डेब्ट क्या होता है, जो हमको उम्मीद है कि मिल सकता है, उम्मीद है कि मिलेगा और उम्मीद है कि डूबेगा। डाउटफुल है ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और बैड डेब्ट का मतलब डूब गया। दोनों के लिए प्रोविजन होता है। क्यों हो रहा है, मान लो आपकी 1 करोड़ की उधारी है, 1 करोड़ रुपए आपको डूबने की संभावना है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर 1 करोड़ रुपए डूबेगा तो बिजनेस डाउनफॉल में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो
अगर आपको पिछले साल 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और उसमें से आप 3 करोड़ रुपए अलग कर दो कि अगर ये डूबा तो हम बिजनेस को संभाल लेंगे, तो अगर ये डूबेगा भी, ये तो मिलना नहीं है, लेकिन आपके पास जो बचत है उससे आप बिजनेस को संभाल लोगे। लेकिन अगर आपने ये प्रोविजन नहीं किया और पैसा डूबा, आपने 100 करोड़ का कहीं और खर्चा कर दिया, तो उस समय आपको पैसा चाहिए होगा तो आपके पास पैसा नहीं होगा। इसीलिए जो भी हमारी इनकम होती है हमको उसमें से अलग अलग सेगमेंट में पैसे को अलग कर लेना चाहिए, ताकि अनसर्टेनिटी में हमको काम आए। ये नहीं है कि जितना इनकम आए पूरी फूंक दो, आपके पास एक सेविंग सेक्टर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर्सनल लाइफ में बोलते हैं सेविंग और बिजनेस की लाइफ में बोलते हैं प्रोविजन, सिर्फ फर्क इतना है। और ये होगा किससे? जो हमारा पिछले साल का प्रॉफिट है। इस साल मुझे जो प्रॉफिट हुआ मैं बचत कर लूंगा तो मेरे अगले साल के खर्चे के काम आएगा, या कोई दिक्कत आई तो वहाँ काम आएगा। मतलब पर ईयर का प्रॉफिट अपन जो को सेव हमारा करना है। जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से कुछ सेव करना है अलग अलग पर्पज से। सर पर ईयर का, हाँ उसे मंथ नहीं होगा। भाई प्रॉफिट कब निकालते हो? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हम कब बनाते हैं? साल के अंत। तो ये प्रोविजन भी कब होगा? साल के अंत। ठीक, एक प्रोविजन दिया हो गया। और कौन सा दिया होगा आपकी बुक में? तो मैं अपने से तो बता ही दूंगा, भाई अपने बुक के देख लो। बुक से कितने चल रहा है? दिया है पेज नंबर साथ है तो साथ है दोनों, 364 में दोनों से। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा है। आया ना करो, यहाँ आया वीडियो नहीं बन रही। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा क्या है? आप ऐसे इसको समझो। भिंडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, यानी ऐसे डेटर जिनसे पैसा निकलवाने के लिए आपको कुछ पैसा छोड़ना पड़े तब वो पैसा पाने देंगे। के लिए कुछ होना पड़ता यानी वो इंतजार में बैठे हैं कि सामने वाला हमको ऑफर दे कि 1 करोड़ की उधारी है, तो काम कर रहा है 95 लाख दे दो, तो उसके लिए वो 5 लाख तो आपको डूबने वाला है ना। 1 करोड़ में आप 95 लाख ले रहे हो तो 5 लाख तो डूब रहा है। तो इस 5 लाख के घाटे को भी आप कहाँ से पूरा करोगे? पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ है उससे अलग कर। कितना पढ़ी था? रात में तुमने को कॉल की पूरा रात पढ़ ली। देखो गजन भी कौन पढ़ लिया? ये मैंने मैंने पूरी पूरा रात पढ़ाई पढ़ी। है, कॉपी उठाया अभी अभी जाके हाथ पढ़ूंगी। क्या नहीं उठाई? चलो ये तो हुआ, ये अपन ने बात की प्रोविजन की। 3 प्रकार के प्रोविजन तुम्हारे सिलेबस में है। कौन कौन से? प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन प्रगति को मैं याद डेटा। कर रही थी। तो ये हो गया प्रोविजन। अगली हेडिंग बताओ, नेक्स्ट क्या लिखा है? मैंने बोला वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैं ली हूं ना इसीलिए मैंने उठाई। रिजर्व। अगला टाइटल है इसमें, आपके चैप्टर में 2 टॉपिक थे, प्रोविजन एंड रिजर्व। तो अब रिजर्व क्या होता है? प्रोविजन तो तुम लोगों ने पढ़ लिया कि पहले से 364 पेपर में पेज में आप क्या बता रहे हैं? 364 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिस्काउंट ऑन डेटर था ना, ये बताया कि ये भी एक प्रोविजन होता है। तो हम क्यों करते हैं कि हमको फ्यूचर में जो पैसे रिकवर करने हैं उसके लिए कुछ पैसा छोड़ना पड़ सकता है, डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो जो पैसा हम डिस्काउंट देने वाले हैं वो है तो हमारा घाटा। उस घाटे की भी भरपाई हम कहाँ से करेंगे? पहले से प्रोविजन बना के, पहले से हमारे पिछले साल के प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग करके। कितना पैसा करेंगे यार? आप वही, यही तो मेन बिजनेस का तरीका है कि अगर आपने 100 करोड़ कमाया, जैसे फॉर एग्जांपल समझो, अगर एक नॉर्मल आदमी अगर 1 लाख रुपीस पर मंथ की उसकी इनकम है, तो उसका ये कैसे वो डिवाइड कर रहा है, इसको किस रूप में उसको खर्चों को डिवाइड कर रहा है, किस जगह पे वो कितना खर्च कर रहा है। जैसे नॉर्मली जो कहा गया है कि भाई कम से कम 20% आपका सेविंग में जाना चाहिए, 20% आपके जो है घर का किराया हो जाता है। अगर रेंट पे रह रहे हो तो आपकी इनकम का, सैलरी का 20% किराए पे खर्च होगा। लगभग आपका 20 से 25% जो है वो आपके घर के बेसिक नीड्स पे खर्चा हो जाएगा। ठीक, अभी कितना खर्चा हो गया? 60% हो गया लगभग। बाकी का जो 40% है, सॉरी 30%, वो फैमिली रिक्वायरमेंट और 10% होता है आपका डोनेशन।
हमें डोनेशन नहीं करना, 5% करेंगे फिर 2%। ये एक्चुअली में डिस्क्राइब किया गया। अब जो तुम प्रोविजन की बात कर रहे हो ना, अगर मैं बिजनेस की बात करूँ अगर, तो बिजनेस में अलग सेक्टर से अलग हिसाब चलेगा। तो अगर बिजनेस में आप 20% का प्रोविजन कर रहे हो, अब अगर आपके पास 15 प्रकार के प्रोविजन है तो वो इसी 20% में से निकलेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे प्रॉफिट प्रोविजन में ही चला जाएगा। आपका इस प्रॉफिट में से हो सकता है कि आप 30% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करो, 30% आप प्रॉफिट बांटने में खर्चा करो, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद कितना बचा 20% आप रिजर्व रख दो। तो क्या हुआ, ये आपने पैसे को बांट दिया। अब आप जो दिमाग में आपके आ रहा है कि हम कितना प्रोविजन करेंगे, तो प्रोविजन पहले से फिक्स है कि भैया हमको 10% या 20% करना है, लेकिन उसमें 20% में कितने टुकड़े बन रहे हैं, किस प्रकार के खर्चे के लिए हम कितना अलग कर रहे हैं, वो बात अलग होती है। अब जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं अपनी पूरी जो ट्यूशन की फीस है वो एक जगह सेव करूंगा, तो अब मेरे को भी डिवाइड करना पड़ेगा ना किस जगह पे मैं कितना खर्चा करूंगा। तो पहला खर्चा, मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, तो अलग अलग चीजें डिवाइड होती हैं, खर्चे अलग करते हैं। अब आ जाते हैं रिजर्व में। प्रोविजन क्लियर हुआ, पहले से विजन देखा किन किन खर्चों के लिए हमें पैसे अलग करने। अब रिजर्व पढ़ो क्या लिखा है देखो, एन अमाउंट विच हैज बीन appropriated, पेज नंबर 367, out of profit or from other surplus to be used for future contingency and uncertainties in term of reserve। अब देखो, प्रोविजन और रिजर्व दोनों में क्या फिर अंतर हुआ। प्रोविजन भी किस लिए खर्च कर रहे हो, बैड डेब्ट्स होगा, डाउटफुल होगा, डिस्काउंट होगा, इसमें और रिजर्व में क्या हल्का सा फर्क है, ध्यान से समझना। प्रोविजन हमको मालूम है कि ये खर्चा आएगा, यानी पैसा डूबेगा, इतने डेटर हैं जो डाउटफुल हैं, या इतना है जो डिस्काउंट में जाएगा। जैसे मुझे मालूम है कि 12th के बैच का क्या हुआ, कि अगर मेरे पास 20 बच्चा आएगा और मैं अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर दूंगा, तो इसमें से 2 बच्चे छोड़ के चला जाए, सिलेबस खत्म होते ही होंगे, आप नहीं कर सकते कुछ, डन है। उनको किस चीज से मतलब था, सिलेबस खत्म हुआ, हम कहे उनको रिवीजन से मतलब नहीं, बोला हम रिवीजन घर में कर लेंगे, क्या को पैसे दे पाते। YouTube पे बोले, YouTube पे वीडियो आता है, कोचिंग है कुछ भी हो सकता है रिवीजन। तो ये क्या है, होना है, तय है, पापा से एक घड़ी बनना 10% डूबना है, ये फिक्स है। और मम्मी तो आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो पिछले साल के रिकॉर्ड से कि कितना मालूम है जो डूब जाएगा। अब उसके लिए हमने इस साल क्या प्रोविजन किया कि लास्ट ईयर भी मेरे पास लगभग 35 से 40 के आसपास स्टूडेंट था, ठीक, मैंने 500 फीस दी। अब मेरे को उस घाटे को रिकवर करना है ना, क्यों, इसमें से 4 तो छोड़ के जाएंगे ना, इसमें से 4 बच्चे तो छोड़ के जाएंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने की, 4 महीने की फीस, 4 बच्चों, एक बच्चे की 2000 हुई, 4 महीने की 500 के हिसाब से अगर जोड़े तो 4 बच्चों का 8000 रुपये मेरा डूबना है, ये फिक्स है। हमने इस साल फीस क्या की 600, बच्चे उतने ही आए, ठीक, हर महीने का 4000 बढ़ गया, कितनी बढ़ गई, अगर 40 बच्चे हैं तो अगर हर महीने का 4000 बढ़ा, उसके बाद भी वो बच्चा छोड़ के जाएगा, तो भी मैं इस लॉस को आसानी से रिकवर कर लूंगा। तो बिजनेसमैन भी ऐसे ही करता है, उसको मालूम है ये पैसा डूबना है, तो उस समय वो क्या करेगा, उसको रिकवर करने के लिए जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में कैसे कंट्रोल करें। जैसे इनके पापा ने किया, उनको मालूम है कि अगर मैं नॉर्मल भट्टी में अगर कुकिंग करूंगा, नॉर्मल भट्टी में अगर मैं अपनी प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उसमें मेरी लागत ज्यादा आ रही है, तो उन्होंने माइक्रोवेव लगाया, माइक्रोवेव में क्या हुआ, कॉस्ट कट गई, लेकिन क्वालिटी बढ़ने की वजह से प्राइस भी बढ़ गया। तो आपने दो तरफ से प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया, एक तरफ कॉस्ट घटाई, दूसरी तरफ प्राइस बढ़ाया, तो प्रॉफिट स्ट्रेच हो गया। तो ये होता है प्रोविजन में, हमको मालूम है जो खर्चा होना है
उसके लिए हम पैसा अलग कर रहे हैं। रिजर्व क्या है, उसमें एक वर्ड लिखा है, अंडरलाइन कर लो उस वर्ड को, देखो क्या लिखा है, कंटिजेंसी एंड अनसर्टेनिटी। सेकेंड लाइन में देखो लिखा है कंटिजेंसीज एंड अनसर्टेनिटीज लिखा है। ये दो वर्ड याद रखना। रिजर्व किस लिए बनाया जाता है, कुछ चीजें हैं अनसर्टेन, मतलब आपको मालूम नहीं है लेकिन घट सकती है। ऐसी अनसर्टेनिटीज को, या कंटिजेंसी मतलब होता है इमरजेंसी, अचानक से कोई घटना कर दे, उसके लिए बचत करके रखना, वो रिजर्व में जाता है। इसमें क्या प्रोविजन में मालूम है ये डूबेगा, अगर आपने इधर जा 2 करोड़ इधर भी निकाला, 2 करोड़ इधर भी निकाला, लौट आया करो हम जल्दी से। हमने 2 करोड़ यहाँ पे प्रोविजन किया तो हमको मालूम है कि ये 2 करोड़ डूबना है 101%, लेकिन रिजर्व में क्या होना है, जो रिजर्व में आपने 2 करोड़ निकाला है वो अनसर्टेन है कि डूबेगा भी या नहीं, क्योंकि आप किस जगह लगा रहे हो, ये किसके लिए अलग कर रहे हो, अनसर्टेनिटी। अब कोई जरूरत नहीं कि हर साल अनसर्टेनिटी, अब अगले महीने 700 रुपए फीस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अगले साल नहीं ये क्या होता है, क्या अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है। तो अनसर्टेनिटी अगर है, अगर लग रहा है आपके बिजनेस में कुछ ऐसी गड़बड़ हो सकती है, तो उसके लिए आप पैसा पहले से अलग करते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, पर ये फिक्स है, ये होगा ही होगा। जैसे मुझे मालूम है कि भाई इस साल जितने एडमिशन हो उसमें से 10% बच्चा छोड़ेगा। स्कूल को तुम्हारा मालूम है अगर 4000 बच्चा है तो 10% 400 बच्चों की फीस गड़बड़ होगी, उनको पता है। कितना भी वो रिकवर करने की कोशिश करें, कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे उनके जो फीस 150 जो पैसे नहीं देंगे। आपका भी ऐसे होता है, नहीं देते पैसे। असलम सर क्या है बताइए। तो सर आप उनको फोन करके क्यों नहीं बोलते कि हमारे तो पैसे एडवांस ले लेते हैं कुछ लोग, खुशबू में मम्मी एडवांस ले लेती थी, हाँ? तो माँ ने नहीं तो वो एडवांस भी लेंगे तो भी उनको डूब जाता है। आप कुछ भी कोशिश करो, क्यों सर, जैसे उसका भी तरीका निकालते हैं बच्चे। नहीं सर, वो पता है कैसे करती थी, एडवांस ले ली, फिर उसके बाद जब महीना पूरा हो तो भी फीस लेती थी, वो बोलती थी कि या तो आप उतने रूड हो, हाँ वो तो आप एज अ बीइंग अ टीचर नहीं काम कर रहे हो ना। फिर यानी मैं अगर ये बोलूं कि अगर तुम्हारी अगर तुम्हारी कल फीस नहीं आई तो कल से मत आना, फिर पढ़ाते थे कि तुम इस महीने छोड़ के जाओगे, तुम्हारी फीस तो मेरे पास है, तुम जाओगे जब सब लास्ट में छोड़ोगी तो उसी में तुम्हारा हिसाब हो जाएगा कि कितने दिन तुम पढ़ी हो या पूरा महीना कवर किया, तो फिर तुम लास्ट तो ये देखो एक्चुअली में आप वर्क किस लिए कर रहे हो, वो पर्पस अलग हो जाता है। मेरे को अगर बीइंग अ कोचिंग अगर पढ़ानी होती तो मेरे सर के बगल वाले रूम की जो दुकान है वो भी मेरे भाई की है, रेंट पर वो बंद रहती है ना। अगर मेरे को ऐसा कोचिंग पढ़ाना होता तो मैं वहाँ पे जो ये स्टूल है, ऐसे मेरे पास 40 स्टूल है, मैं उठा के रख देता हूँ। यहाँ पे आप क्यों पढ़ाते हो? यहाँ क्यों पढ़ाता भाई, मेरा ये पर्पस नहीं है ना कि मेरे को ऐसा कोचिंग पढ़ाना है, एज अ टाइम पास पढ़ाना है, दोनों में ये भी मान सकते हो। तो वो तो पर्पस इसका है ना। नहीं तो एक्चुअली मैं कहता हूँ रेंट भी लगेगा तो स्ट्रेंथ भी तो मिलेगी। कैसे स्ट्रेंथ मिलेगी, 2 बैच चल रहे हैं तुम लोगों के, उठा के 1 कर दूंगा तो मेरा 1 घंटा बचेगा ना, उस 1 घंटे में दूसरी क्लास लगा दूंगा, मैं 9th भी पढ़ाने लगूंगा, 10th भी पढ़ाने लगूंगा, मैं तो पढ़ाने कौन सा उसमें तो है उसमें। लेकिन वो आपका पर्पस नहीं होना था, वो आपका पर्पस है या नहीं, ये मुद्दा हो। वो मेरे सबको बताना देना कि पता चला बोलेंगे तुम्हारे बात में आते हैं। चलो ध्यान देना। तो रिजर्व क्लियर हुआ। रिजर्व किस लिए है, रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर एनी अनसर्टेनिटी और कंटिजेंसी, ये 2 वर्ड याद रखना। एंड प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर प्री डिसाइडेड लॉसेस लाइक बैड डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट, डिस्काउंट। दोनों की डिफरेंस को समझ लो मीनिंग की। प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर फिक्स्ड लॉसेस लाइक बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स एंड डिस्काउंट।
रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर एनी अनसर्टेनिटी और कंटिजेंसी। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो रहा है? मीनिंग मैंने दोनों में लाइन सेम बनाई है। क्या लाइन बोली? प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर द आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ सर्टेन लॉसेस। एग्जाम्पल आपके पास 3 है। रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ एनी अनसर्टेनिटी या एनी कंटिजेंसी। अनसर्टेनिटी या कंटिजेंसी मतलब एक ही चीज है दोनों। अनसर्टेन कोई ऐसी चीज जो घट गई, और कंटिजेंसी मतलब होता है अचानक से कोई घटना या इमरजेंसी आ गई। ठीक है ना? इसमें अंडरलाइन करो, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में अंडरलाइन करो, क्योंकि इसमें लाइनें लिखी है, हेडिंग नहीं बनी हुई है। देखो इसमें वही ऑब्जेक्टिव है, इधर ध्यान दो, अंडरलाइन करो। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। पहले वाले में अंडरलाइन करो, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन लिखा है। उसी में दूसरा पॉइंट भी है। देखो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, 2 पॉइंट हो गए इसमें। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन पहले अंडरलाइन कर लो। रिजर्व आर ऑलवेज क्रिएटेड इफ देयर इज प्रॉफिट। कब बनाया जाता है रिजर्व? जब प्रॉफिट हो। इसमें अंडरलाइन करो वॉलेंटरी, इसमें अंडरलाइन कर लो वॉलेंटरी। कर लिया वॉलेंटरी बस, ठीक है ना? थर्ड पॉइंट में इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। चौथा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड पॉइंट में अफेक्ट लिखा है, इफेक्ट बोल दिया मैंने, फिर कंफ्यूज हो गया। अफेक्ट, इट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीसरे पॉइंट में रिजर्व इज क्रिएटेड इफ देयर इज अ नेट प्रॉफिट, हेंस इट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ पॉइंट में देखो ये काहे में अंडरलाइन कर डाली? ये बता रहा, इसमें तो ऑलरेडी अंडरलाइन है, इसमें अंडरलाइन है। हाँ तो वही नीचे कॉपी हो रहे हैं, सेम चीज। पहले वाले में क्या लिखवाया था? स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन। पहले वाले इंक्रीजिंग द वर्किंग कैपिटल। वो भी वही लगाई है सर, कोई विद्यार्थी वीडियो दे रही है। चलो पहला फोर्थ वाला पॉइंट, ऊपर भी है। फोर्थ पॉइंट में क्या लगाना? फोर्थ में थर्ड लाइन देखो, फोर्थ पॉइंट में इन्वेस्टेड आउटसाइड। फोर्थ पॉइंट में थर्ड लाइन, फोर्थ पॉइंट की थर्ड लाइन इन्वेस्टेड आउटसाइड लिखा है। चलो देखो पहला रिजर्व के, पहले रिजर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला क्या लिखा था बताओ? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखवाया, अंडरलाइन करवाया? Strengthen the financial position of देखो सेम कॉपी हो रहा है, financial फाइनेंशियल position। ठीक है ना? देखो ध्यान से, कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट हैं जो सब में फिट होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? हमारी अभी की पोजीशन, एसेट्स एंड लायबिलिटी की क्या पोजीशन, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितना कर्जा है। करंट सिचुएशन। ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितना रिजर्व है? हिंदी में बात करो। भाई जिसके पास जितना ज्यादा रिजर्व होगा, जितनी ज्यादा सेविंग हो, रिजर्व का मतलब ले लो सीधा सीधा सेविंग से, बचत। आपके पास जितनी हैवी सेविंग होगी, ठीक है ना, जितना ज्यादा आपके पास सेविंग होगी, आपका बिजनेस उतना स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब जो चाहो तब डिसीजन आराम से आप ले पाओगे। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी है कि मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। क्या? मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। तो अगर मनी क्या है? आपका पैसा, और उस पैसे में जितना आप बचत करके रखोगे उतना आप सेफ रहोगे, तो वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहेगी। सेकंड क्या पॉइंट बताया था? देखो टिक क्या लगा सेकंड?
इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है बताओ? काम करने वाली पूंजी। काम करने वाली पूंजी। तो काम करने वाली पूंजी का जो है, उसको अगर नॉर्मल एग्जांपल से बोले तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, बताओ क्या क्या, क्या दिया था एग्जांपल? क्या चीज? वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल दिया था जब मैंने कैपिटल पढ़ाई थी जैसे कि 3 कैपिटल होती है, फिक्स, फ्लोटिंग और वर्किंग। वर्किंग। तो वर्किंग कैपिटल का क्या एग्जांपल दिया था? वर्किंग के एग्जांपल नहीं। फिक्स कैपिटल क्या होती है? जो जगह फिक्स हो गई हमारी, जैसे जो आपने बिल्डिंग खरीदी, जो फर्नीचर लगा दिया वो फिक्स हो गया, हाँ। वो फिक्स हो गया। फ्लोटिंग जो ऊपर नीचे हो फ्लोटिंग जाएगा। जो ऊपर नीचे हो, यानी दुकान का सामान हाँ। कभी बढ़ेगा कभी कभी घटेगा। घटेगा। डन, ये हो गया फ्लोटिंग। वर्किंग कैपिटल हमारे वो पास पैसा प्रेजेंट टाइम में कैश में उपलब्ध हो। हमारे पास अभी लक्ष्मी कितनी है? बात समझ? फीस। 5 लाख। बिजनेस को चलाने के लिए आपके सुबह सुबह जब आप काउंटर खोल रहे हो तो आपके काउंटर में पैसा कितना मतलब है? रात को आप तो पूरा हाँ। कैश इंसान पूरा हटा देता है फिर। रात को कैश हटाया ना, तो सुबह उसी में से कैश काउंटर पे डालता भी है। मोमोज वाली तो सोच। क्यों डालता है? खाली में क्योंकि जाता है। उसको मालूम है कि जब ग्राहक अगर अचानक से आ गया और उसको पैसा रिटर्न करना पड़ा तो मैं कहाँ जाऊंगा। समझ में आ रही बात? खुला तो वर्किंग कैपिटल मीन्स वो पैसा जो बिजनेस को रेगुलर चलाने में काम आता है। तो इंक्रीज होता है क्या? वर्किंग कैपिटल। जब आपके पास पैसा रिजर्व में पड़ा रहेगा तो अगर आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपके पास है ना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो तुम्हारी किराने की दुकान है, अचानक से तुमको पता चला कि जो रिफाइंड ऑयल है उसमें ऑफर आया है। ये अभी आप क्या करते थे कि रिफाइंड ऑयल 2 कार्टून मंगाते थे, एक कार्टून में 15 पीस हैं अगर 1 किलो के, तो आप 30 पीस मंगा लेते थे, एक हफ्ते में बिक जाते। आपको पता चला, यानी क्या हुआ, 30 पीस एक हफ्ते में लग रहा है तो 4 हफ्ते में कितने लग जाएंगे? 30 गुना 120। 120 पीस। यानी अगर मैं 30 पीस का एक पेटी मान रहा हूँ 15 पीस की, तो कितनी हो गई? 8 बॉक्स, 8 कार्टून। अब मान लो आपको पता चल जाए, अभी क्या कर रहे हो ध्यान से समझना, आप 2 बॉक्स लाते हो, उनको बेचते हो, पैसा खाली होता है, फिर 2 बॉक्स लाते हो, फिर उसको बेचते हो, पैसा खाली होता है। मतलब हफ्ते का प्रॉफिट। हफ्ते का रोटेट कर रहे हो। जस्ट इमेजिन, अपनी जेब से नहीं। जब आप लेने गए दुकानदार के यहाँ तो दुकानदार ने बोला कि अगर आप 8 पीस एक साथ खरीदोगे डिस्काउंट। तो 1 पेटी फ्री। अब आपके तो पैसे नहीं, क्यों? क्योंकि अभी आप क्या कर रहे थे, 2 पेटी लाते थे, बेचते थे, पैसा खाली होता था, फिर 2 पेटी लाते थे। आपकी वर्किंग कैपिटल किस लायक थी? 2 पेटी। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट से रिजर्व अलग रखा हुआ है, यानी अलग से बचत करके पैसा रखा है, तो अगर आपको ऑफर मिला और आपको मालूम है कि आपकी 8 पेटी बिक जाएगी 1 महीने में, तो आप क्या करोगे, इस रिजर्व से पैसा निकाल के वर्किंग कैपिटल में डालोगे और वो ऑफर उठा लोगे। नेक्स्ट महीने में एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि एक पेटी में 15 पीस का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो जो वर्किंग कैपिटल होती है ना, उसको बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? रिजर्व, आपकी बचत। हमारी बचत। जो आज आपकी सेविंग है वो आपको फ्यूचर में ग्रो करने में काम आएगी। डन। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स हैं, अगर ये देखा जाए आज की डेट में सतना में गिने चुने 4 या 5 प्राइवेट स्कूल बचे होंगे जो एमपी बोर्ड है, बाकी सारे सीबीएसई हो गए, सारे के सारे सीबीएसई हो गए। स्कॉलर हो। ठीक है ना। तो स्कॉलर ने गलती नहीं की, एकदम करेक्ट दिमाग लगाया, सारे निकलने का कम समझ में आता क्योंकि जब सीधी सी बात है, जब सारे लोग सीबीएसई में जा रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चे सीबीएसई में ही पढ़ेंगे। फीस का हो जाता है। फीस का फर्क पड़ेगा, सिलेबस का फर्क पड़ेगा, बच्चे के माइंडसेट का फर्क पड़ेगा। तो अगर एमपी बोर्ड के उससे में कम स्कूल होंगे तो प्रॉफिट तो वहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा जाएगी, ये एडवांटेज मिलेगा आपको। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। और उस अब मान लो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, सारे स्कूल मान लो सारी क्लासेस में डिजिटल बोर्ड लगा दें, तो आपके पास भी तो डिजिटल बोर्ड लगाने का पैसा होना चाहिए। अब आपके अगर स्कूल में 20 कमरे हैं, 20 क्लासेस लगती है, तो 20 डिजिटल बोर्ड मतलब 2 लाख, कम से कम 20-25 लाख का खर्चा आपके सामने आके खड़ा होगा। तो अगर आपके पास रिजर्व नहीं होगा तो आप डिजिटल बोर्ड नहीं लगा पाओगे, और नहीं लगेंगे तो स्ट्रेंथ कम होने लगेगी, क्योंकि बच्चों को मालूम है उसी फीस में दूसरे स्कूल में डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई हो रही है। छोटे छोटे कंटेंट फर्क डालते हैं। तो रिजर्व क्या करता है, वर्किंग कैपिटल को बढ़ा देता है, जिससे आपका बिजनेस करना आसान होता है। वर्किंग कैपिटल समझ में आ गया ना, कौन सा पैसा जो बिजनेस को रन करने के काम में आता है। अब वो कब काम आएगा, जब आपको ऑफर उठाना है,
या किसी मौके का फायदा उठाना है तो पैसा होना चाहिए, तब तो फायदा उठाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी ट्यूशन की फीस पिछले 5 साल में बचा बचा के रखी होती, और अचानक से दिवाली में ऑफर आया कि डिजिटल बोर्ड जो 2.5 लाख का बोर्ड है वो 1.5 लाख में मिल रहा है, तो पैसा अगर होगा तब ना उठाओगे। और अगर नहीं है, चाहे 1.5 लाख का दे दे, चाहे 50,000 का दे दे, ये नहीं तो क्या करेंगे। तो आप उस समय वर्किंग कैपिटल न होने की वजह से फायदा नहीं उठा पाओगे। तो इंक्रीज होती है रिजर्व से वर्किंग कैपिटल। और क्या फायदा होता है तीसरा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अंडरलाइन करवाया था ना, बताओ। वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है बताओ। वॉलेंट्री का मतलब क्या है पहले ये बताओ। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक। अब ऐच्छिक का होता है जिम्मेदारी उठाने वाला। ऐच्छिक का मतलब क्या होता अच्छी। है। वॉलेंटियर अलग चीज है, वॉलेंट्री अलग चीज है। वॉलेंट्री का मतलब ऐच्छिक। अब ऐच्छिक का मतलब नहीं पता सर किसी सामान का ऐसा परमानेंट डेट की यहीं तक होगा, नहीं मतलब कुछ सामान हमने दे दिया किसी को, बेच दिया, अगर वो समय से पहले खराब होता है तो नहीं, थोड़ा गड़बड़ है सर। वॉलेंट्री का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि ट्यूशन आना तुम्हारे लिए वॉलेंट्री है, मतलब आओ तो आओ, ना जिम्मेदारी। तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड। हाँ ये वर्ड सही वर्ड, मर्जी अपने ऊपर है, करना। आपके ऊपर है, करना करो। कोई कंपल्सरी नहीं है। जैसे स्कूल में अगर ये बोल दे स्कूल वाले, ध्यान से समझना, स्कूल वाले ये बोल दे कि अभी आपके लिए अटेंडेंस स्कूल में क्या है, कंपल्सरी। इसको बोलेंगे नॉन वॉलेंट्री, कि आपकी 75% से अबव अटेंडेंस होनी चाहिए। अब आप नहीं जाते हो, वो अपनी मर्जी, वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर वो चाहें तो आपको एग्जाम से रोक सकते, क्योंकि उनके पास प्रूफ है कि आप कॉलेज स्कूल नहीं है। अब वो नहीं रोक रहा है, वो उनकी अपनी मजबूरियां, वो क्या है वो उसका अलग मैटर है। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर एमपी बोर्ड ये बोल दे कि हर बच्चे की अटेंडेंस आधार कार्ड के फिंगर के थ्रू होगी, और जिसकी 75% से ऊपर अटेंडेंस बोर्ड में होगी उसी का ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, तब ले बैठे रहेंगे कि कुछ भी हो जाओगे, ऑर्डर हो गया फिर। तब तो जाओगे ना। तब आपके लिए वॉलंटरी नहीं रहेगा कि स्कूल जा रहे हैं, जान मन है कि नहीं। तब मालूम क्या गिनोगे, 280 दिन लगता है कॉलेज, 75% मतलब 230। अभी मेरे 170 ही हो रहे हैं, मतलब 60 दिन मेरे को जाना ही पड़ेगा, 2 महीने है ना। गिन गिन के जाओ, गिन के जाओ, ये वर्ड सही है। 95% और आप पूछते रहोगे टाइम पे, सर कितने परसेंट हो गई है, और 75 के ऊपर भी हो जाएगी ना, तब भी बोलोगे एक काम करें यार 10-15 दिन और चले जाए, ऐसा ना हो धोखा हो जाए, सर्वर डाउन हो, कुछ भी हो सकता है, हमारी फीडे ना हुई हो तो 5% ऊपर रहेगी तो एडजस्ट हो जाएगा। वहां क्या हुआ, कंपल्सरी। वॉलंटरी मतलब इच्छा है, यानी रिजर्व बनाना बिजनेसमैन के लिए वॉलंटरी है, जबकि प्रोविजन करना कंपल्सरी। ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि मालूम है कि ये पैसा डूबेगा। उधार बांटे हो ना, डूबेगा, डूब गया। बट ये किसके लिए बना रहे हो, फ्यूचर में अगर हम कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए हम अलग से पैसा अलग रखना है, तो वो है रिजर्व। तो ये इच्छा है कि रख लो, नहीं करना ना करो। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस लेना कंपल्सरी होना चाहिए, वो इच्छा पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया मेडिकल इमरजेंसी आ ही सकती है, हर घर में साल में एक बार आती है। लेकिन आप पोस्ट ऑफिस में जमा करो या ना करो, ये वॉलेंट्री है। इच्छा हो तो रखो, ना इच्छा हो मत रखो। तो वॉलेंट्री मतलब समझ में आ गया। यस सर, आपकी मर्जी का, करना चाहे बिजनेसमैन तो करे, और ना करना चाहे तो ना ना करो। अगर मीनिंग देखने को आ गया तो देख लीजिए। हाँ। जल्दी वहां से चलो अगला क्या पॉइंट है, देखो इसमें से लगा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सीधे आपके बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे क्यों पड़ेगा, इसका रिजर्व बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ेगा ही घटेगा, घटेगा। घटेगा।
तो यानी इसका सीधा इफेक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ना है, क्योंकि आप क्या करोगे, जो भी आप कमाओगे उसमें से पैसा उठा के अलग कर दो। लास्ट पॉइंट क्या था, इन्वेस्टेड। ये ध्यान रखना, ये पैसा ध्यान से समझो, ये पैसा आप क्यों अलग कर रहे हो। रिजर्व क्रिएट करने की डेफिनेशन मैंने 2 वर्ड बताए थे ना, क्यों कर रहे हो ये पैसा अलग, अनसर्टेनिटी या कंटिजेंसी के लिए। यानी पैसा खर्च होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन आपने उठा के अलग कर दिया। तो जब ऐसा पैसा आप अलग करके रखो जिसका खर्चा फिक्स नहीं है, आपको मालूम है हो सकता है ना लगे, तो आप उस पैसे को क्या कर देते हो, इन्वेस्ट कहीं लगा देते हो कि वो बढ़ता भी रहे। लेकिन ये प्रोविजन वाला पैसा आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि मालूम है कि डूबेगा। ठीक है ना, तो दोनों में ये एक अंतर है कि इस पैसे को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये दोनों में फर्क है। ठीक है ना, ये यहीं से आपको 3 डिफरेंस मिल गए, ध्यान से देखना। पहला डिफरेंस मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या थी, प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर सर्टेन एक्सपेंडिचर और लॉसेस, रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर एनी आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एनी कंटिजेंसी एंड अनसर्टेनिटी। इतना रट लिए। दूसरा ये इट इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, नहीं वो मैं बोलूंगी। ये वर्किंग कैपिटल में फर्क नहीं डालता, ये फर्क ये बढ़ाएगा। ये वॉलंटरी है, इधर ध्यान दो, डिफरेंस पढ़ा दे रहा हूँ। ये वॉलंटरी है, रिजर्व और प्रोविजन इज कंपल्सरी, इसको आपको करना ही पड़ेगा। नॉन वॉलंटरी भी बोल सकते हैं, नॉन वॉलंटरी बोल सकते हैं। इसका इफेक्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस पे होता है, इसका भी होता है, तो ये डिफरेंस नहीं बनेगा। डिफरेंस मतलब दोनों में अलग अलग लाइन जाए। जैसे ये इसको हम इन्वेस्ट करते हैं और इसको इन्वेस्ट नहीं करते, तो जो आपके डिफरेंसेस बने कौन कौन से बने, पहला बना मीनिंग, वो कभी भी बोलते हैं नो इंटरनेट कनेक्शन। नहीं नो इंटरनेट नहीं, वो आ जाता ना पहला डिफरेंस क्या बना, एक यूज हो गया मीनिंग। दूसरा डिफरेंस क्या बना था, वर्किंग कैपिटल, इसमें इंक्रीज होती है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वॉलंटरी, वॉलंटरी या नॉन वॉलंटरी, तो इसका डिफरेंस में क्या है, ये वॉलंटरी है, ये नॉन वॉलंटरी है, यानी कंपलसरी है। फिर क्या डिफरेंस बना था, इन्वेस्टमेंट, इसको हम इन्वेस्ट करते हैं और इसको इन्वेस्ट नहीं करते। 4 नंबर का मैक्सिमम आता है, तो 4 पॉइंट आपके ये हो गए। ध्यान देना, आपने 2 चीजें पढ़ी, या आप एक ये पढ़ोगे तो इससे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकल आया और इससे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकल आया, और वही उसका डिफरेंस बन गया, और डिफरेंस करके इजी भी हो जाएगा। तो आप 3 अलग अलग चीजें याद करने के बजाय अगर केवल एक ही याद कर लें, मीनिंग, वर्किंग कैपिटल, वॉलंटरी नॉन वॉलंटरी और इन्वेस्टेड, तो ये 4 पॉइंट हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 4 पॉइंट हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और यही चारों पॉइंट मिलके बन गए डिफरेंस। कुल इतना है इस चैप्टर में। फोटो खींच भाई, सबसे अच्छा ए अच्छे से फोटो खींचते तुम लोग, हिंदी का लास्ट ईयर का दूर से खींच लेते हो। बस कर, तुम लोग की तरह फिल्टर नहीं लगाता ना। कल अपन बात करेंगे टाइप ऑफ क्या रिजर्व। यार क्या बता रही है, लास्ट ईयर जो हिंदी का एग्जाम है उसको देख लो, वही पढ़ के चलेगा बस। आगे का इस साल तो आएगा निबंध आएगा।